स्टार्ट करते हैं। यहाँ दो कोट्स दिए गए हैं। तो पहला है रविंद्रनाथ टैगोर जी का, Oh, grant me my prayer that I may never lose the bliss of the touch of the one in the play of many. So यहाँ पर अनेकता में एकता की बात को रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि हमें हमेशा उस एहसास को बरकरार रखना चाहिए, उसे कभी भी खोना नहीं चाहिए, जो कि महसूस होता है आनंद की तरह जब हम बहुत सारे लोगों में होते हैं। विविधता में भी क्या होती है, एक एकता होती है कि कैसे अलग अलग डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम सब क्या हैं, एक हैं। फिर ऐसे ही अरबिंदो जी का कोट दिया हुआ है, रीड करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी विच हैज ऑलवेज बीन नॉर्मल टू इंडिया एंड इट्स फुलफिलमेंट द फंडामेंटल कोर्स ऑफ हर बीइंग एंड इट्स वेरी नेचर द मैनी इन द वर्ल्ड वुड प्लेस हर ऑन द श्योर फाउंडेशन ऑफ हर स्वभाव एंड स्वधर्म। यहाँ पर अरबिंदो जी बताते हैं कि भारत की खासियत क्या है, कि भारत में विविधता में एकता है, और वो कहते हैं कि यह एकता भारत के स्वभाव और उसके अस्तित्व का एक बेस है, मूल आधार है। और ये अनेकता में जो एकता का सिद्धांत है भारत के स्वभाव और उसके कर्तव्य का भी बेस है। यहाँ के लोगों के अंदर ये एक स्वभाव जैसा बन गया है कि हम इतने विविध होते हुए भी, इतने सारे कल्चर, इतनी सारी अलग अलग पहचान होने के बाद भी हम सब क्या हैं, एक हैं। और यही एकता हमारे देश को क्या बनाती है, मजबूत बनाती है। तो ये किस विविधता, किस एकता की बात हो रही है, ये आगे के चैप्टर में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए बिग क्वेश्चंस देखते हैं। हम देखेंगे व्हाट इज मेंट बाय यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडियन सिनेरियो। इंडिया के सापेक्ष में यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट समझेंगे। फिर देखेंगे व्हाट एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज डाइवर्सिटी आर मोस्ट स्ट्राइकिंग, कि इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उसमें क्या क्या अलग अलग पहलू हैं वो जानेंगे। देन हाउ डू वी मेक आउट यूनिटी अंडरलाइन द डाइवर्सिटी, इतनी सारी विविधता होने के बाद भी, डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम कैसे एक हैं, ये चीजें जानेंगे। तो चलिए चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ, अ रिच डाइवर्सिटी। इफ यू ट्रेवल थ्रू इंडिया बाय ट्रेन यू विल नोटिस नॉट ओनली चेंजिंग लैंडस्केप्स बट ऑल्सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस एंड फूड. You will hear different language, familiar and unfamiliar, and see different script on the way. जब आप ट्रेन से कभी ट्रैवल करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप इंडिया के अलग अलग हिस्से में जा रहे हैं तो सिर्फ लैंडस्केप, मतलब जो वहाँ फिजिकल जो एनवायरनमेंट है वही चेंज नहीं हो रहा है, वहाँ का फूड चेंज हो रहा है, ड्रेसेस चेंज हो रही हैं, जो लोग भाषा बोल रहे हैं वो चेंज हो रही है। कुछ भाषाएं आप जानते होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे। स्क्रिप्ट्स चेंज हो रहे हैं, स्क्रिप्ट मतलब लिखने का तरीका भी चेंज हो रहा है। इवन विद योर ओन रीजन यू विल ऑफन come across people from other parts of India with different customs and tradition. This is India's rich diversity and is usually the first thing that strikes visitor to our country. यहाँ तक कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं, पहली बात आप किस किस एरिया में रह रहे हैं, कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। सो आप जिस भी एरिया में रह रहे हैं आप देखते होंगे वहां पर भी इंडिया के किसी और पार्ट से जो लोग आए हुए हैं वो अलग अलग कस्टम, ट्रेडिशन के रीति रिवाज सारे अलग हैं, है ना। सो ये क्या है, ये इंडिया की रिच डाइवर्सिटी है। कितनी सारी विविधताएं हमारे देश में, और कोई भी विजिटर इंडिया में आता है तो सबसे पहले यही चीज उसको स्ट्राइक करती है कि इतने अलग अलग लोग हैं फिर भी कैसे एक साथ मिलकर रहते हैं। सो विद ओवर 1.4 बिलियन इनहैबिटेंट मतलब होता है किसी जगह पर रहने वाले लोग। सो इंडिया की लगभग 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, जो कि 18% है वर्ल्ड की पॉपुलेशन का। सच डाइवर्सिटी इज नॉट सरप्राइजिंग। इन द लेट 20th century the Anthropological Survey of India, a national organization, conducted a massive survey and called it People of India project of 4,635 communities across all the states of the country. So इतनी सारी पॉपुलेशन होने के बाद तो विविधता नॉर्मल है, होनी ही है, क्योंकि इतने लोग रह रहे हैं एक साथ। सो 20th century के लेट में एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये एक बॉडी है, इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसने एक सर्वे कंडक्ट किया। 4,635 कम्युनिटीज के क्रॉस ये सर्वे हुआ और इसका नाम था पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट। इसमें अलग अलग चीजों की जानकारी ली गई। अब इससे क्या पता चला, इट काउंटेड 325 लैंग्वेजेस यूजिंग 25 स्क्रिप्ट्स। इट ऑल्सो ऑब्जर्व दैट मैनी इंडियंस में बी कॉल्ड माइग्रेंट्स इन द सेंस ऑफ पीपल नॉट लिविंग नियर देयर बर्थ प्लेस और विद देयर ओरिजिनल कम्युनिटी। सो जितनी भी पॉपुलेशन जो कि 4,635 दिया गया है, इसके सर्वे के बाद ये पता चला कि लगभग 325 भाषाएं हैं और उनको लिखने के लगभग 25 स्क्रिप्ट्स का पता चला। और ये भी पता चला
बोला बहुत सारे इंडियंस जो है वो माइग्रेंट्स हैं। माइग्रेंट मतलब जो अपनी जगह से कहीं और जाकर रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी रीजन हो सकता है, जॉब के लिए या और भी किसी पर्पज से, स्टडी के लिए। सो अपने बर्थ प्लेस को, जन्म स्थान को छोड़कर किसी और जगह पर जाकर इंडियंस रह रहे हैं, तो इसीलिए वो माइग्रेंट्स के रूप में काउंट होते हैं। तो ये हो गई इंडिया की डाइवर्सिटी। देखो ना, लैंग्वेज कितने हैं, 325 तरीके की तो भाषाएं हैं। देन while diversity is indeed beautiful, making sense of it is not so easy. Over a century ago, the British historian Vincent Smith wondered. देखो, डाइवर्सिटी देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, इतने अलग अलग तरीके के लोग हैं, भाषाएं हैं, बोलियां हैं, लेकिन ये इतना इजी नहीं है कि इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम साथ साथ रह सकें। एक शताब्दी पहले एक ब्रिटिश के हिस्टोरियन थे विंसेंट स्मिथ। उन्होंने कहा, हाउ इज द फेस ऑफ सच bewildering diversity can a history of India be written? The answer to the query is found in the fact that India offers unity in diversity. Bewildering का मतलब यहाँ पर होता है चकित करना। और इसी विविधता को एक ब्रिटिश इतिहासकार जो हिस्टोरियन है विंसेंट स्मिथ, उन्होंने कहा कि इतनी ज्यादा विविधता, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद भी भारत का इतिहास कैसे लिखा जा सकता है। उनको आश्चर्य हो रहा है, लेकिन इसका आंसर क्या है कि भारत में यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है। मतलब भले ही भारत में अलग अलग भाषाएं हैं, धर्म है, संस्कृतियां हैं, फिर भी भारतवासियों के बीच में एकता है, सभी मिलकर साथ में रहते हैं, और यही भारत का हिस्ट्री, इतिहास लिखने का आधार बनती है, बेस बनती है। Then, what is meant by unity in diversity? How shall we perceive and express the unity or the many in one? To answer this question, we will explore a few dimensions of Indian life. So, unity in diversity है क्या और many in one का concept क्या है? यही सब आज के चैप्टर में हम जानने वाले हैं। So, यहाँ दिया है, let's explore as a class activity. Make a list of 1. The birthplace of at least 5 classmates and birthplace of their parents, the student's mother tongue and other languages known to them. Discuss the result in terms ऑफ डाइवर्सिटी। यहाँ पर आपको क्लास के 5 बच्चे, जैसे मैंने यहाँ स्टूडेंट दे दिया, स्टूडेंट का बर्थ प्लेस, पेरेंट का बर्थ प्लेस, मदर टंग, अदर लैंग्वेजेस जो जो वो लोग जानते हैं वो लिखना है आपको। सो मान लो स्टूडेंट 1 मुंबई में रहता है इंडिया के, पेरेंट्स उसके दिल्ली और इंडिया के, उनका बर्थ प्लेस है, मराठी उनकी मदर टंग है, और जो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज है वो भी वो जानते हैं। ऐसे ही 5 स्टूडेंट की डिटेल आप फिल करेंगे। मैंने यहाँ एग्जाम्पल दे दिया। अब इसको डिस्कस करना है, इससे आपको क्या पता चला? सो डाइवर्सिटी इन बर्थ प्लेसेस, रेंज ऑफ सिटीज अक्रॉस इंडिया वेयर स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स वर बोर्न। आप देखेंगे, आप पाएंगे जब आप पता करेंगे कि कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ इंडिया के किस किस पार्ट में उनके पेरेंट्स जन्म हुए हैं और कहाँ कहाँ से वो लोग बिलोंग करते हैं। फिर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, आप देखो, लिंग्विस्टिक मतलब होता है लैंग्वेज से रिलेटेड, कितनी सारी मदर टंग्स हैं, सब अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं, और उसके अलावा भी कुछ कॉमन लैंग्वेजेस है जो सब जान रहे हैं। जैसे मराठी बोल रहे हैं लेकिन हिंदी और इंग्लिश जानते हैं, बंगाली बोल रहे हैं लेकिन हिंदी और इंग्लिश जानते हैं ना। सो ये क्या हो गया? लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, विविधता है किसमें? भाषाओं में। सो इसको आप अपने दोस्तों से पूछ के डिटेल्स फिल करके एनालिसिस करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फूड फॉर ऑल। सो सम ऑफ यू विल हैव ईटन फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। द नंबर ऑफ डिफरेंट डिशेज एंड प्रिपरेशन you can taste in India must be in their thousand, if not lakhs. Yet certain food grains are common to almost every part of country. Cereals such as rice, barley and wheat, millets such as pearls, millet, bajra, then sorghum, jowar, finger millet, ragi, and pulses such as various kind of dals and grams. All these are called staple grains because they are basic food for most Indians. देखो, इंडिया में आपने अलग अलग तरीके का खाना खाया होगा जो इंडिया के अलग अलग पार्ट में फेमस है, लेकिन फिर भी इतनी विविधता होने के बाद भी कुछ फूड ग्रेन्स ऐसे कॉमन है जो इंडिया के बहुत सारे रीजन में यूज होता है। जैसे राइस ले लो, चावल, फिर बाले, वीट, गेहूं ले लो, है ना, रोटी, गेहूं से बनने वाली चीजें हम कितनी जगह पर खाते हैं। सो ये कॉमन ग्रेन्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? स्टेपल ग्रेन। स्टेपल मतलब जो रोजमर्रा की लाइफ में हम खाते हैं। We could continue the list with some common vegetables, common oils, etc. So ये ग्रेन्स ही नहीं, यहाँ तक कि कुछ मसाले ऐसे हैं जो पूरी इंडिया में हर जगह यूज होते हैं। हल्दी है, क्यूमिन यानी जीरा है, कार्डमम, जिंजर, है ना, अदरक। सो ये सारी चीजें हर जगह कॉमन है। उसके बाद ये लिस्ट एंड नहीं होती है, इसमें आप वेजिटेबल्स देख लो, पूरी इंडिया में वेजिटेबल्स भी लगभग लोग कॉमन खाते हैं। कॉमन ऑयल्स हैं, मान लो कोई सरसों का तेल खा रहा है तो नॉर्थ इंडियन पार्ट में बहुत सारे रीजन में पाएंगे कि सरसों का तेल खा रहे हैं। सदर्न पार्ट में जाएंगे इंडिया के, साउथ वाले पार्ट में, तो वहां देखेंगे कोकोनट ऑयल ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। सो वी सी हाउ द सेम इंग्रेडिएंट
can be used in number of combination diversity to prepare an endless variety of dishes. So यहाँ यूनिटी और डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट कैसे आया? यूनिटी क्या है कि एक जैसी इंग्रेडिएंट्स, एक जैसी चीजें पूरे इंडिया में यूज हो रही हैं। अब इससे डाइवर्सिटी क्या हुई? है तो एक चीजें ही, लेकिन उससे बनाई अलग अलग डिशेस जा रही हैं इंडिया के अलग अलग पार्ट में। सो ये क्या हो गई? डाइवर्सिटी, है ना। और अलग अलग डिशेस फिर रेडी होती हैं। नाउ ये आप देख सकते हैं, इमेज दिया हुआ है यहाँ देखिए, नॉर्थ में राजमा यूज हो रहा है, व्हाइट लोबिया, बासमती, मूंग, मसूर दाल, राइस, है ना। So, ऐसे अलग अलग एरिया में आप देख सकते हैं कि बहुत सारी कॉमन चीजें भी है यूज हो रही हैं और बहुत सारी अलग अलग चीजें भी हैं। पार्ट में जाएंगे इंडिया के साउथ वाले पार्ट में, तो वहां देखेंगे कोकोनट ऑयल ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। सो वी सी हाउ द सेम इंग्रेडिएंट can be used in number of combination diversity to prepare an endless variety of dishes. So यहाँ यूनिटी और डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट कैसे आया? यूनिटी क्या है कि एक जैसी इंग्रेडिएंट्स, एक जैसी चीजें पूरे इंडिया में यूज हो रही हैं। अब इससे डाइवर्सिटी क्या हुई? है तो एक चीजें ही, लेकिन उससे बनाई अलग अलग डिशेस जा रही हैं इंडिया के अलग अलग पार्ट में। सो ये क्या हो गई? डाइवर्सिटी, है ना। और अलग अलग डिशेस फिर रेडी होती हैं। नाउ ये आप देख सकते हैं, इमेज दिया हुआ है यहाँ देखिए, नॉर्थ में राजमा यूज हो रहा है, व्हाइट लोबिया, बासमती, मूंग, मसूर दाल, राइस, है ना। So, ऐसे अलग अलग एरिया में आप देख सकते हैं कि बहुत सारी कॉमन चीजें भी है यूज हो रही हैं और बहुत सारी अलग अलग चीजें भी हैं। नाउ लेट्स एक्सप्लोर एज अ क्लास एक्टिविटी, मेक अ लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, ग्रेन्स, स्पाइसेस एटसेट्रा दैट आर यूज्ड इन योर होम। सो आपको ऐसे लिस्ट बनानी है इंग्रेडिएंट्स की, टाइप लिखने हैं और इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं। तो ग्रेन में क्या क्या यूज होता है आपके घर में? राइस, व्हीट, बार्ले, बाजरा, ज्वार, रागी। सो ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आपको अपना लिखना है। पल्सेस यानी दाल, अरहर, मूंग, चना, मसूर। फिर स्पाइसेस में टर्मरिक, क्यूमिन, कैरमम, जिंजर, कोरिएंडर। देन वेजिटेबल में आप बहुत सारे वेजिटेबल यहाँ पर लिस्ट कर सकते हैं, मैंने नहीं लिखा है, जैसे पोटैटो, अनियन, टमेटो, ये तो कॉमन है ना। फिर ऑयल्स में मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, इनमें से कोई सा यूज हो सकता है, या फिर पीनट ऑयल। सो आप ये खुद से लिस्ट बनाएंगे, मैंने आपको आइडिया दे दिया है करना कैसे है। नेक्स्ट है, टेक एनी वन वेजिटेबल एंड थिंक ऑफ द नंबर ऑफ डिफरेंट डिशेज यू कैन प्रिपेयर विद इट। अब देखो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट हम कैसे समझेंगे? डिशेज यूजिंग वन वेजिटेबल, एक वेजिटेबल हमने लिया पोटैटो। अब देखो इसको हम कितनी सारे डाइवर्स तरीके से यूज कर सकते हैं। पोटैटो की करी बना सकते हैं, है ना, आलू करी सब्जी बना सकते हैं मसाले डाल के। फिर आलू पराठा बना सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं? स्टफ करते हैं स्पाइस्ड मैश्ड पोटैटोज को। फिर फ्रेंच फ्राइज बना सकते हैं डीप फ्राई करके। देन आलू गोभी की सब्जी बना सकते हैं। कितनी सारी वैरायटीज हैं। सो ये होता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी की, एक चीज है लेकिन उसकी बहुत सी विविधताएं हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टेक्सटाइल्स एंड क्लॉथिंग। टेक्सटाइल मतलब फैब्रिक से रिलेटेड, है ना। सो कपड़ों में क्या क्या विविधता है वो जानते हैं। सो एवरी रीजन एंड कम्युनिटी इन इंडिया हैज डेवलप्ड इट्स ओन स्टाइल ऑफ क्लॉथिंग एंड ड्रेसेस, येट वी नोटिस अ कॉमनलिटी इन सम ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द मटेरियल यूज्ड। सो इंडिया के अलग अलग रीजन में जो कम्युनिटी है उन्होंने अपना एक स्टाइल डेवलप कर लिया है कपड़े पहनने का, ड्रेसेस का, है ना। लेकिन फिर भी एक कॉमन चीज आपको देखने को मिलेगी इंडियन ड्रेसेस में, चाहे कोई भी मटेरियल यूज हो रहा हो। एन ऑब्वियस एग्जाम्पल इज द प्लेन लेंथ ऑफ क्लॉथ कॉल्ड द साड़ी, अ टाइप ऑफ क्लॉथिंग worn in most part of India and made from different fabrics, mostly cotton or silk, but nowadays synthetic fabrics too. So साड़ी एक ऐसी ड्रेस है जो इंडिया के बहुत सारे पार्ट में, लगभग हर हिस्से में पहनी जाती है अलग अलग तरीके से, है ना। फैब्रिक चाहे अलग हो, उसका कॉटन हो सकता है, सिल्क हो सकता है, आजकल तो सिंथेटिक फैब्रिक में भी साड़ियां बनने लगी हैं। बनारसी, कांजीवरम, पैठानी, देन पाटन पटोला, देन मूगा और मैसूर आर सम ऑफ द फेमस टाइप ऑफ सिल्क साड़ीज। ये सिल्क साड़ी के एग्जाम्पल है। देयर आर मेनी मोर काइंड ऑफ कॉटन sarees. Altogether, this unstitched piece of cloth comes in hundreds of varieties. So ये जो साड़ी है एक पीस कपड़ा होता है, इसमें कोई सिलाई नहीं होती है, सिर्फ एक फैब्रिक होता है, उसको अलग अलग तरीके से पहना जाता है और इसमें हंड्रेड्स वैरायटीज होती हैं। देखिए यहाँ एक इमेज दी गई है, स्टोन रिलीफ ऑफ अ विमेन इन अ साड़ी फ्रॉम वैशाली टुडे इन बिहार। कितनी पुरानी ये स्कल्पचर है, इसमें औरत ने देखो आप साड़ी पहना हुआ है ना। रिलीफ क्या होता है? अ डिजाइन दैट स्टैंड आउट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अ पैनल विच मे बी ऑफ स्टोन, वुड, देन सिरामिक और अदर मटेरियल। एक बेस के ऊपर कोई स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया हो। देन दे आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट मेथड्स ऑफ वीविंग एंड डिजाइनिंग। सम डिजाइन्स आर पार्ट ऑफ क्लॉथ्स व्हाइल अदर्स आर प्रिंटेड आफ्टर द क्लॉथ इज वुवन। फाइनली देयर आर एंडलेस वेरिएशन इन द कलर्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेनी काइंड्स ऑफ पिगमेंट्स। सो देखो साड़ियां जो हैं वीविंग तरीके से बनाई जाती हैं, वीव करके, बुनाई करके। कुछ में जो प्रिंट होते हैं वो कपड़े में ही होते हैं, लेकिन कुछ में अलग से प्रिंटिंग भी की जाती है। फिर डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स यानी कलर्स यूज करके इनको डाई किया जाता है और अलग अलग साड़ियां हमको देखने को मिलती हैं। सो अभी जो हमने इमेज देखी थी ना उसके बारे में यहाँ दिया है। द साड़ी हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री। द स्टोन रिलीफ फ्रॉम वैशाली इन बिहार गोज बैक अ फ्यू सेंचुरीज बीसी। जो स्कल्पचर था अभी एक फीमेल का, वो बहुत पुराना है और वो वैशाली बिहार
से लिया गया है। नाउ देयर आर मेनी वेज ऑफ वियरिंग द साड़ी as they vary from one region to another or from one community to another. In fact, new ways of draping it are still being invented. But in the end, it is a single dress, the sari. So साड़ी को पहनने के बहुत सारे तरीके हैं। अलग अलग कम्युनिटी अलग अलग हिसाब से साड़ियाँ पहनती है, अलग अलग डिजाइन में। इसके तरीके जो ड्रेप करने के हैं साड़ी के, अभी भी इन्वेंट किए जा रहे हैं। लेकिन कुछ भी कहो, कैसे भी पहने हैं, तो ये एक सिंगल ड्रेस ही, जिसे हम साड़ी बोलते हैं, एक कपड़े का टुकड़ा है। मतलब इसमें कोई जॉइंट नहीं होता, कोई सिलाई नहीं होती, एक पूरा पीस होता है कपड़े का, फैब्रिक का। नाउ इन द पास्ट सेंचुरी सेवरल ट्रैवलर्स टू इंडिया मार्वल्ड एट इट्स सिंप्लिसिटी, इकोनॉमी एंड द डाइवर्स वे इन विच इट इज worn। साड़ी पहनने की जो सिंप्लिसिटी है, इससे पास्ट में जो भी ट्रैवलर इंडिया में ट्रैवल करने आते थे वो बहुत इंप्रेस होते थे। इन एडिशन विमेन ऑफन पुट द साड़ी टू मैनी यूजेस बियॉन्ड दैट ऑफ अ ड्रेस। द 6 पिक्चर्स इन फिगर 8.4 above illustrate a few such creative uses। साड़ियाँ सिर्फ पहनने के यूज में नहीं आती, और भी बहुत से यूजेस हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं विमेन किन किन यूजेस के लिए साड़ी लेती हैं। तो ये सारे कुछ यूजेस हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी। एक क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। ओके, नेक्स्ट इज डोंट मिस आउट। यहाँ इन्फॉर्मेशन दी गई है। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इंडिया प्रोड्यूस द फाइनेस्ट कॉटन इन द वर्ल्ड एंड इंडिया टेक्सटाइल वर एक्सपोर्टेड एज फार अवे एज यूरोप। One beautiful type of printed cotton called cheat became so popular in 17th century Europe that the sale of some European dresses dropped sharply. Eventually, to protect their own product, England and France decided to ban the import of cheat from India. So India में बहुत पहले से फाइनेस्ट कॉटन प्रोड्यूस होता था जो पूरी दुनिया में फेमस था। यूरोप तक इसका एक्सपोर्ट होता था। वहां के लोगों में जो एक इंडिया का प्रिंटेड कॉटन होता है, इस तरीके का दिखता है, जिसे हम बोलते हैं छीट, इससे इस तरीके की ड्रेसेस बनाई जाती थी यूरोपियन कंट्रीज में। सो ये इतना पॉपुलर हो गया था कि यूरोपियन जो फैब्रिक्स है उनके फैब्रिक के यूज में कमी आ गई थी। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंग्लैंड और फ्रांस ने डिसाइड किया कि अब हम इंडिया से ये वाला जो क्लॉथ है छीट, उसे इंपोर्ट नहीं करेंगे, अपने देश में नहीं मंगाएंगे। देन क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ एग्जाम्पल ऑफ द साड़ी रिफ्लेक्ट्स बोथ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। यूनिटी और डाइवर्सिटी कैसे दिखाता है साड़ी का एग्जाम्पल? बिल्कुल दिखाता है। द साड़ी इज अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडिया। डिस्पाइट बीइंग अ सिंगल अनस्टिच्ड पीस ऑफ क्लॉथ, इट इज worn by women across the country, showcasing unity in traditional Indian clothing. This common garment is a part of cultural heritage shared by millions. साड़ी जो है एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। कैसे यूनाइटेड कैसे है? क्योंकि पूरी इंडिया में इसको अलग अलग तरीके से औरतें पहन रही है ना। ये कल्चरल हेरिटेज है हमारा, ये धरोहर है हमारे लिए। However, the sari also highlight the diversity within its unity. It comes in wide range of fabric, silk, cotton, synthetic, and is produced in numerous style with different weaving techniques, design and colors. So इसमें डाइवर्सिटी भी हो गई ना। कपड़ा तो एक ही है लेकिन अलग अलग कपड़े से बन रहा है, अलग अलग तरीके से उसको बनाया जा रहा है ना। फैब्रिक उसमें अलग अलग यूज हुआ है, कॉटन है, सिंथेटिक है, सिल्क है। Then each region has its unique way of draping the sari, reflecting the varied culture practices across India. Thus, while sari unites women across the country, it also celebrates the rich diversity of Indian tradition and custom. Okay, so I hope it is clear. ये बड़ा इसलिए लिखा है क्योंकि 100 से 150 वर्ड में आपको आंसर करना था। Now, next is let's explore. In the above picture, can you recognize what a sari has been used for? साड़ी किस लिए यूज हो रही है? जो भी हमने पिक्चर देखी थी उसमें मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन आएगा आगे। सो किस किस चीज के लिए साड़ी यूज हुई है उस पिक्चर में? सो इन द इमेज वुमेन आर शोन यूजिंग अ साड़ी फॉर वेरियस प्रैक्टिकल पर्पस बियॉन्ड जस्ट वियरिंग इट एज अ ड्रेस। सिर्फ ड्रेस की तरह पहना नहीं जा रहा, बाकी इसको स्लिंग फॉर अ कैरिंग अ चाइल्ड, बच्चे को कैरी करने के लिए झूले जैसे, फिशिंग नेट की तरह, मछलियां पकड़ने के लिए जाल की तरह इसको यूज किया जा रहा है। फिर हेड कवर की तरह कि पॉट को सही से बैलेंस करके चल सके, सर पे रख के उसके ऊपर मटका रखने के लिए। देन कैरिंग गुड्स, सामान को कैरी करने के लिए। बारिश हो रही तो उससे प्रोटेक्शन के लिए, और अगर आप कहीं लेट रहे हैं तो मैट की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं बिछाकर। नेक्स्ट है, आर यू अवेयर ऑफ और कैन यू इमेजिन मोर यूजेस ऑफ साड़ी? क्या साड़ी के और यूज हो सकते हैं? तो यस, कर्टेन की तरह यूज कर सकते हैं, पर्दे की तरह अगर हम विंडो या डोरवे पे इसको टांग दें। ब्लैंकेट की तरह आप इसको, अगर कम ठंड है तो आप इसको ओढ़ भी सकते हैं ब्लैंकेट की तरह। रोप की तरह अगर इसको ट्विस्ट कर दें तो एक रस्सी बना सकते हैं। बैग की तरह सामान को उसमें रख के आप बांध के कहीं कैरी करके ले भी जा सकते हैं ना। नाउ थर्ड इज फॉलोइंग द एग्जांपल ऑफ साड़ी मेक अ लिस्ट of different style you have seen for the dhoti, both as regard the fabric and the uses the dhoti can be put off. What conclusion you draw? So साड़ी की तरह धोती भी एक अनस्टिच्ड लॉन्ग फैब्रिक होता है जिसको लोग वियर करते हैं अलग अलग तरीके से। तो वो आपको बताना है, उसके यूजेस बताने हैं और क्या कंक्लूजन निकलता है वो बताना है। सो फ्यू एडिशनल यूजेस ऑफ धोती क्या हो जाएंगे? बंगाली स्टाइल में आप ड्रेप कर रहे हैं ना, प्लीट फ्रंट में आते हैं और टक करते हैं बैक में। फिर राजस्थानी स्टाइल हो जाता है टाइटली एट वेस्ट विद डेकोरेटिव प्लीट। देन नॉर्दर्न इंडियन स्टाइल में, ऐसे बहुत सारे स्टाइल्स हैं।
हैं। फिर धोती के यूज क्या है, हेड कवरिंग के लिए कि आप सर को ढक सकते हैं। फिर टॉवल की तरह आप इसको नहाने के बाद पोंछ सकते हैं अपने शरीर को। देन बेडिंग के लिए, कहीं आप सो रहे हैं तो इसको ब्लैंकेट या फिर बिछाने के काम में भी ले सकते हैं। कंक्लूजन क्या है, द धोती लाइक द साड़ी इज अ वर्सेटाइल गारमेंट दैट वरीज इन स्टाइल एंड यूज अक्रॉस डिफरेंट रीजन एंड कम्युनिटी। साड़ी की तरह ही धोती भी अलग अलग स्टाइल में पहनी जाती है और पूरे इंडिया में अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में ये प्रचलित है। एंड दिस रिफ्लेक्ट बोथ यूनिटी ऑफ अ शेयर्ड कल्चर ट्रेडिशन एंड डाइवर्सिटी इन हाउ इट अडेप्टेड टू सूट लोकल कस्टम एंड नीड। सो ये यूनिटी भी दिखाती है कि पूरे इंडिया में एक जैसी फैब्रिक यूज हो रहा है धोती, लेकिन डाइवर्सिटी भी दिखाती है साथ ही कि ये अलग अलग तरीके में इसको लोग वियर कर रहे हैं अपने कस्टम और अपने नीड्स के हिसाब से। मीन्स कोई भी चीज कितनी वैरायटी में है, बहुत ज्यादा होना किसी चीज का। सो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स हमारे यहाँ मनाए जाते हैं। लेट अस जस्ट रीड, देयर इज एन इमेंस वैरायटी ऑफ फेस्टिवल्स इन इंडिया। यू मे हैव नोटिस्ड दैट अ फ्यू कॉमन वंस आर सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया almost at the same time, though they have different names. We will take just one example, Makar Sankranti, which marks the beginning of the harvest season in many parts of India on or around January 14. The map shows the different names of similar festivals across India about the same date. So India में बहुत सारी festivals की variety हैं। आपने देखा होगा कुछ festivals तो ऐसे हैं पूरे इंडिया में मनाए जाते हैं, सिर्फ उनके नाम अलग अलग होते हैं, एक ही समय पर मनाए जाते हैं, नाम डिफरेंट होते हैं। लेकिन कैसे, एक एग्जाम्पल यहाँ दिया है मकर संक्रांति का, जो 14 जनवरी 14 जनवरी या उसके आसपास मनाया जाता है पूरे इंडिया में, लेकिन उसका जो नाम है वो हर जगह अलग होता है। जैसे यहाँ मैप में दिया हुआ है, देखिए, कहीं इसे शिशुर संक्रांत बोलते हैं, कहीं माघी लोहड़ी बोलते हैं पंजाब रीजन के अराउंड, फिर खिचड़ी बोलते हैं उत्तर प्रदेश वाले रीजन में, मकर संक्रांति बोलते हैं या मकर संक्रांत बोलते हैं मध्य प्रदेश रीजन में, फिर उत्तरायण बोलते हैं गुजरात के आसपास, पोंगल है साउथ में, फिर मकर विलक्कू है, मकर संक्रामा है, और वेस्ट बंगाल रीजन के आसपास है पौष संक्रांति, माघ बिहू आसाम में है ना। सो ये जो मकर संक्रांति फेस्टिवल है ये तब मनाया जाता है जैसे मान लो खेतों में फसल लगी हुई है, अब वो तैयार हो गई, उसको काटना है, हार्वेस्ट करना है। हार्वेस्टिंग सीजन की जब शुरुआत होती है उससे पहले इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। हर जगह पर सेम ही फेस्टिवल है, बस डिफरेंट डिफरेंट रीजन में अलग अलग नाम है। नाउ लेट्स एक्सप्लोर व्हाट इज योर फेवरेट फेस्टिवल एंड हाउ इज इट सेलिब्रेटेड इन योर रीजन। डू यू नो वेदर इट इज सेलिब्रेटेड इन एनी अदर पार्ट ऑफ इंडिया, मे बी अंडर अ डिफरेंट नेम? आपका फेवरेट फेस्टिवल क्या है वो बताना है, कैसे मनाते हैं वो बताना है। क्या वही सेम फेस्टिवल अदर पार्ट ऑफ इंडिया में, मतलब इंडिया के दूसरे पार्ट्स में अलग नाम से मनाया जाता है, तो वो आप बताएंगे। जैसे यहाँ एक एग्जांपल देती हूँ, लाइक माय फेवरेट फेस्टिवल इज दिवाली। इन माय रीजन वी सेलिब्रेटेड बाय लाइटनिंग दियास एंड शेयरिंग स्वीट। इट इज ऑल्सो नोन एज दीपावली इन सम पार्ट ऑफ इंडिया एंड इज सेलिब्रेटेड विद सिमिलर कस्टम्स। सेम रीति रिवाज के साथ दीपावली नाम से भी इसको दिवाली को मनाते हैं इंडिया के अदर पार्ट्स में। फिर ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर many major festivals take place in India. Make a list of few main ones and their various names in different part of country. So कुछ festivals ऐसे होते हैं जो अक्टूबर नवंबर के आसपास मनाए जाते हैं, बहुत सारे मनाए जाते हैं वैसे तो कुछ एग्जांपल्स आपको देने हैं कि सेम फेस्टिवल अलग अलग रीजन में किस नाम से मनाया जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ दो एग्जाम्पल दे दिए, दिवाली को दीपावली भी साउथ इंडिया साइड में, फिर दुर्गा पूजा को दशहरा के रूप में भी हम सेलिब्रेट करते हैं ना। सो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आपको अगर और कोई एग्जाम्पल पता है तो वो आप लिख सकते हैं। फिर है एन एपिक स्प्रेड। एपिक मतलब क्या होता है, लॉन्ग पोएम, कोई ऐसा लिटरेचर जिसमें पोएट्री फॉर्म में लॉन्ग कोई कहानी लिखी गई है, सो उसे हम कहते हैं एपिक। चलिए पढ़ते हैं। लिटरेचर ऑफर्स अस अनदर फाइन इलस्ट्रेशन ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडियन लिटरेचर्स आर एक्सट्रीमली डाइवर्स एंड अमंग द मोस्ट अबंडेंट इन द वर्ल्ड। लिटरेचर जो है उसमें भी हमें बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इंडिया की जो डाइवर्सिटी है लिटरेचर में वो बहुत ज्यादा है। सो ओवर सेंचुरीज डिस्पाइट डिफरेंसेस इन, हम कहते हैं एपिक। चलिए पढ़ते हैं। लिटरेचर ऑफर्स अस अनदर फाइन इलस्ट्रेशन ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडियन लिटरेचर्स आर एक्सट्रीमली डाइवर्स एंड अमंग द मोस्ट अबंडेंट इन द वर्ल्ड। लिटरेचर जो है उसमें भी हमें बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इंडिया की जो डाइवर्सिटी है लिटरेचर में वो बहुत ज्यादा है। सो ओवर सेंचुरीज डिस्पाइट डिफरेंसेस इन लैंग्वेज, टेक्निक्स एटसेट्रा, they have shared important themes and concerns. Who has not heard of Panchatantra, for example? So this collection of delightful stories with animals as the main character teaches us important life skills. पंचतंत्रा में क्या है, पंचतंत्रा में एनिमल से रिलेटेड, एनिमल्स इसमें मेन कैरेक्टर्स हैं और ऐसी कहानियां टीच की गई हैं जिससे कि हमें स्किल्स या इंपॉर्टेंट लेसन जानने को मिलता है लाइफ के बारे में। द ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट इज एटलीस्ट 2200 years old. जो ओरिजिनल पंचतंत्र है ना वो संस्कृत में है और लगभग 2200 साल पुराना है। इट्स स्टोरीज हैव बीन अडेप्टेड इन ऑलमोस्ट एवरी इंडियन लैंग्वेज। इसकी जो अब
स्टोरीज हैं वो लगभग हर भाषा में ट्रांसलेट की जा चुकी हैं. In fact, they have traveled well beyond India, all the way to Southeast Asia, then Arab world and Europe, inspiring new collections of stories on the way. It is estimated that about 200 adaptation of the Panchtantra exist in more than 50 languages. So इससे आप जान सकते हैं कि ये सिर्फ इंडिया में नहीं, far beyond India, like यूरोपियन कंट्रीज में, अरेबियन कंट्रीज में, साउथ ईस्टर्न एशिया में, सो इन सब जगहों पर इसकी अब कहानियां फैल चुकी हैं, लोग जानते हैं इसके बारे में. सो इसमें इतनी वेरिएशंस है कि लगभग 50 लैंग्वेजेस में अब ये पब्लिश हो चुके हैं या लोग जानते हैं. दिस इलस्ट्रेट्स हाउ वन कलेक्शन ऑफ स्टोरीज हैज बिकम मैनी. तो यहाँ पर हम वन एंड मैनी पढ़ रहे हैं, डाइवर्सिटी जान रहे हैं, तो ये दिखाता है हमें कि कैसे एक कलेक्शन है स्टोरी का पंचतंत्र और ये बहुत सारी भाषाओं में चला गया है. मतलब अब ये क्या बन गया है, डाइवर्स बन चुका है. चलिए अब आगे देखते हैं. द मोस्ट स्ट्राइकिंग केस हाउएवर इज दैट ऑफ इंडियाज टू एपिक्स, द रामायणा एंड महाभारता. सो ये तो पंचतंत्र के बारे में है. इससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं वो इंडिया के दो एपिक्स हैं. एपिक क्या होते हैं, अ लॉन्ग पोएम जनरली narrating the adventures of heroes and other great figures of the past. पास्ट में जो इंपॉर्टेंट कोई फिगर्स रह चुके हैं, कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रह चुकी है, कोई हीरोज रह चुके हैं, तो उनकी जो व्याख्या है, उनकी जो कहानी है वो पोएट्री फॉर्म में बताई जाती है, तो उसे हम एपिक बोलते हैं. और ये बहुत लंबी लंबी स्टोरीज होती हैं या पोएम्स होती हैं. सो पढ़ते हैं ऐसे ही दो एपिक्स के बारे में जो इंडिया की हैं. कौन कौन सी, रामायणा एंड महाभारता. Okay, so for more than 2 millenniums, these two epics have been translated or adapted into regional literatures in India and beyond. So अभी तक इन दो epics का ना जाने कितनी regional जो एक किसी क्षेत्र की भाषा है उसमें इनका translation हो चुका है. A few years ago, a scholar conducted a survey in Tamil Nadu alone and counted about 100 versions of Mahabharata that have come down to us in folklore forms. So एक survey हुआ था, तमिलनाडु में किया था स्कॉलर्स ने, विद्वानों ने. उसमें उन्हें पता चला कि सिर्फ तमिलनाडु की अगर बात करें तो वहां पर भी 100 तरीकों से महाभारत की कहानियों को सुनाया जा रहा है ना. फोकलोर, फोकलोर क्या होता है, जो वहां के लोग हैं वो किस तरीके से उसको सुनाते हैं कहानियों को, उसको कहा जाता है पर्टिकुलर रीजन के, है ना. सो इमेजिन व्हाट द नंबर माइट बी फॉर द होल ऑफ इंडिया. अगर सिर्फ तमिलनाडु का ये केस है तो पूरे इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो फिर क्या हाल होगा. इनफैक्ट मैनी कम्युनिटीज हैव देयर ओन वर्जन ऑफ रामायणा एंड महाभारता. जो बहुत सारी कम्युनिटीज है ना, उनके अपने अपने वर्जन है, अपने अपने तरीके से वो रामायण और महाभारत की कहानियों को सुनाते हैं. दे हैव आल्सो प्रिजर्व्ड लेजेंड्स कनेक्टिंग देयर ओन हिस्ट्री विद दीज एपिक्स. दिस इज स्पेशली ट्रू ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया सच एज भील्स, the Gonds and the Mundas and many more. So जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उन्होंने भी अपने वे में ही इन एपिक्स को सुनाया है या कहा है. Most tribes of India's northeastern and Himalayan region including Kashmir have their own version of one or the other of two epics or both. These tribal adaptations are transmitted orally along with legends on how the heroes of Ramayana and Mahabharata, generally any or all of the five Pandavas, their wife Draupadi, but also sometimes their cousin and adversary Duryodhana visited the tribe's respective region. So ये जो कहानियां है ना एपिक्स की, महाभारत और रामायण की, ये ओरली ट्रांसमिट हुई हैं. ओरली मतलब कि कहकर, बोलकर सुनाई गई कहानियां हैं, कहीं लिखित नहीं है. एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को कहानी के फॉर्म में सुनाती है और वो पास ऑन होती चली गई. और उसके साथ साथ ही कहानियां भी प्रसिद्ध हैं बहुत सारी कि कैसे ये जो 5 पांडव हैं या द्रौपदी के बारे में या दुर्योधन के बारे में भी, या जो भी इन कहानी के हीरोज हैं वो उस रीजन से, वो जो ट्राइबल कम्युनिटी सेलिब्रेट कर रही है उस रीजन से कभी होकर गुजरी है या वहां पर ये लोग रुके थे. सो इस तरीके की कहानियां बहुत प्रसिद्ध है. जैसे आप यहाँ पर एक इमेज देख सकते हैं, पंच पांडवर. ये एक स्टोन के ऊपर, पत्थर के ऊपर कार्व किया गया है. कहां पर है ये, नीलगिरीज के फॉरेस्ट में है, तमिलनाडु रीजन में, है ना. और ये क्या दिखाता है कि 5 पांडव ब्रदर्स की यहाँ पे इमेज कार्व की गई है. और श्राइन कंटेनिंग दिस स्टोन इज मेंटेन बाय इरूला ट्राइबल्स. जिस जगह पर ये पत्थर रखा गया है उस जगह को, उस श्राइन को, जो पूजनीय स्थान है वहां पर कौन मैनेज करता है चीजों को, इरूला ट्राइब्स. कि वो ये सेलिब्रेट करते हैं कि इस जगह पर कभी 5 पांडव आए थे, इस जगह से कभी वो लोग होकर गुजरे थे. चलिए अब आगे रीड करते हैं. द एंथ्रोपोलॉजिस्ट के.एस. सिंह डायरेक्टेड द पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट वी रेफर टू अर्लियर. इन द केस ऑफ महाभारत ही ऑब्जर्व देयर इज हार्डली अ प्लेस इन द कंट्री विच द एपिक हीरोज सच एज पांड्यास डिड नॉट विजिट अकॉर्डिंग टू folklore. So anthropologist K.S. Singh
जिन्होंने पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट कैरिड आउट किया था। सबसे पहले पार्ट में पहले पेज पे हमने पढ़ा था इस प्रोजेक्ट के बारे में। उनको ये पता लगा उस सर्वे में या उस प्रोजेक्ट में कि महाभारत की जो कहानियां हैं, जो भी फोकलोर है, वहां के लोग सुनाते हैं। किसी भी जगह आप इंडिया में चले जाइए, उनका ऐसा मानना है कि पांडव कभी ना कभी तो यहाँ से होकर गुजरे हैं, उनकी जगह से होकर गुजरे हैं। और ऐसा सिर्फ एक जगह नहीं है, पूरे इंडिया में आपको ये सुनने को मिलेगा। एंड द सेम मे बी सेड फॉर रामायणा। रामायणा के लिए भी, कि जो रामायणा के पात्र हैं तो वो भी ऐसे कभी रहकर गए हैं। सो ओवर द सेंचुरीज, perhaps more than any other text, these two epics created a dense web of cultural interaction across India and many parts of Asia. Another example of unity in diversity. इन दोनों एपिक्स ने कल्चरल जो इंटरेक्शन है, पूरे इंडिया के लोगों को एक साथ जोड़कर रखा है कल्चरली, कि हम अलग अलग होते हुए भी, अलग भाषाएं बोलते हुए भी, अलग कस्टम ट्रेडिशन फॉलो करते हुए भी, क्या है, सब एक ही रूट से जुड़े हुए हैं, एक ही जड़ से जुड़े हुए हैं। तो ये एक और एग्जाम्पल है किस चीज का? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि हम सब अलग अलग तरीके से सेम चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं, है ना। सो टू फर्दर इलस्ट्रेट द थीम ऑफ दिस चैप्टर, we could have continued our journey and turned to more facets of Indian culture. For instance, in India's classical arts, including classical architecture, both diversity and unity are easily noticeable. You will study these fields through art areas. So, जो इस चैप्टर का थीम है कि हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो पढ़ रहे हैं, इसको हम और ज्यादा तरीके से जान सकते हैं। अभी तक हमने देखा फूड कैसे अलग अलग है जगह जगह का, फिर कपड़े कैसे अलग अलग तरीके से लोग एक ही चीज को, साड़ी का हमने एग्जाम्पल देखा था, है ना, कि साड़ी को कितने अलग अलग वे में हर जगह इंडिया में लोग वियर कर रहे हैं। फिर हमने एपिक्स के बारे में देखा, अभी हमने त्योहार के बारे में देखा, फेस्टिवल्स के बारे में। और हम कैसे जान सकते हैं? तो यहाँ कह रहे हैं कि जो क्लासिकल आर्ट्स है, जैसे क्लासिकल डांस है, आर्किटेक्चर है, ये भी क्या है, बहुत डाइवर्स है। म्यूजिक्स में वेराइटीज हैं, डांस में वेराइटीज हैं। ये सब क्या दिखाता है कि हमारी कंट्री में कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। नाउ these two long Sanskrit poems, which together might fill some 7,000 pages in their original version, narrate the stories of heroes who fight to re-establish dharma. So यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दी गई है महाभारत और रामायण से रिलेटेड ही, जो अभी हमने पढ़ा। ये लगभग 7,000 पेजेस में लिखा गया इनका जो ओरिजिनल वर्जन है। दोनों कहानियों में हम देखेंगे तो हीरोज ने फाइट किया, किस चीज के लिए? ताकि धर्म को री-एस्टैब्लिश किया जा सके। धर्म यानी गुड कंडक्ट, है ना, कि लोग सही से रहे, सही आचरण फॉलो करें, उसको एस्टैब्लिश करने के लिए। इन द महाभारत, महाभारत में क्या हुआ? द पांडवास विद कृष्ण हेल्प फाइट देयर ओन कजिन्स द कौरवास टू रिकवर देयर किंगडम। सो महाभारत में खुद पांडवों ने अपने कजिन के अगेंस्ट फाइट किया कृष्ण की मदद से, किस लिए? ताकि वो अपने किंगडम को वापस से पा सके। ऐसे ही रामायण में रामा विद द हेल्प ऑफ हिज ब्रदर लक्ष्मणा एंड ऑफ हनुमाना डिफीट द डेमन रावण। सो राम ने रामायण में लक्ष्मण जी की मदद से या फिर हनुमान जी की मदद से जो राक्षस था रावण, उसके ऊपर विजय प्राप्त की, है ना। हु हैड किडनैप्ड हिज वाइफ सीता, जिसने सीता जी का अपहरण कर लिया था, जो राम की पत्नी थी। These stories contain many shorter ones that focus on values and constantly ask questions about what is right and what is wrong. So इन कहानियों में बहुत सारे ऐसे चरित्र मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जो हमें वैल्यूज सिखाते हैं, जो हमें सही क्या है गलत क्या है उसके बारे में बताते हैं। यहाँ एक पेंटिंग दी गई है जो दिखा रहा है कि एक मेजर एपिसोड है रामायण का। इस सीन में क्या हो रहा है कि रावण जो है सीता जी का हरण करके ले जा रहे हैं ना। तो ये कहाँ की पेंटिंग है? 18th सेंचुरी की है, हिमाचल प्रदेश की। सो इन द एंड वी शुड रिमेंबर दैट इंडियन कल्चर सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी एज एन इनरिचमेंट बट नेवर लूजेस साइट ऑफ द अंडरलाइंग यूनिटी विच नरिशेस दैट डाइवर्सिटी। सो अंत में इस चैप्टर के हमें यही कहा गया है कि इंडिया में डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट किया जाता है। हम इसको मानते हैं कि हमारे कल्चर को एनरिच कर रहा है और ज्यादा बढ़ा रहा है, और हम सब इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहते हैं। सो इन द क्लास डिस्कशन ट्राई टू आइडेंटिफाई द एपिसोड डिपिक्टेड इन द पेंटिंग शोन इन फिगर 8.6 above and important details associated with it. So ये पेंटिंग की बात हो रही है, आपने इसमें क्या ऑब्जर्व किया ये आपको बताना है। तो ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कैसे लिखेंगे इसका आंसर? पेंटिंग डिपिक्ट्स रावणा abducting सीता फ्रॉम द रामायणा। ये जो पेंटिंग है रामायण से एक सीन लिया गया है जिसमें रावण जो है सीता का अपहरण कर रहा है। रावण विद मल्टीपल हेड्स इज इन द चैरियट, और यहाँ पर रथ में रावण अपने 10 सिर के साथ है। सीता इज शोन बीइंग टेकन अवे फोर्सफुली, और दिखाया गया कि सीता जी को फोर्सफुली वो ले जा रहा है। द लार्ज बर्ड रिप्रेजेंट जटायु हु ट्राइज टू सेव सीता, और एक बड़ा से यहाँ पे बर्ड दिख रहा है जो आपको, ये जटायु है जो सीता जी की मदद करने की कोशिश कर रहा है। द सीन अकर्स इन द पंचवटी फॉरेस्ट ड्यूरिंग रामास एक्साइल, जब राम जी वनवास में थे तो उस समय का पंचवटी का ये एक फॉरेस्ट का सीन है। दिस मार्क्स द स्टार्ट ऑफ रामास
quest to rescue Sita. इस सीन के बाद से ही राम जी ने सीता को ढूंढना स्टार्ट कर दिया था. Okay students, so with this we are done with the chapter दी गई है वो रीड कर लेते हैं. India offers immense diversity in its landscape, people, language, dresses, foods, festivals and custom. हमने इंडिया में देखा कितनी तरीके की डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज में, ड्रेसेस में, फूड में, फेस्टिवल्स में, कस्टम्स में. डाइवर्सिटी इज इजी टू परसीव इन मेनी फील्ड्स बट देयर इज आल्सो एन अंडरलाइंग यूनिटी. अलग अलग डाइवर्सिटी होने के बाद भी इन इट्स लैंडस्केप, पीपल, लैंग्वेज, ड्रेसेस, फूड्स, फेस्टिवल्स एंड कस्टम. हमने इंडिया में देखा कितनी तरीके की डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज में, ड्रेसेस में, फूड में, फेस्टिवल्स में, कस्टम्स में. डाइवर्सिटी इज इजी टू परसीव इन मेनी फील्ड्स बट देयर इज आल्सो एन अंडरलाइंग यूनिटी. अलग अलग डाइवर्सिटी होने के बाद भी कि उसको ध्यान से समझे तो एक यूनिटी भी है कि साथ में मिलजुल कर रहते हैं. इंडियाज यूनिटी सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी बिकॉज डाइवर्सिटी डज नॉट डिवाइड, इट एनरिचेस. हम इंडिया में डाइवर्सिटी को ऐसे नहीं मानते कि हमें बांटती है अलग अलग भागों में, नहीं, ये हम सबको जोड़ कर रखती है. सो हम इसे यूनिटी के कॉन्सेप्ट में समझते हैं. तो ये बुक की समरी हो गई. अब जो भी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन, एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स वो सॉल्व कर लेते हैं. सो लेट अस जस्ट सी द फर्स्ट क्वेश्चन. Conduct a class discussion on the two quotation at the start of the chapter. चैप्टर के स्टार्ट रविन्द्रनाथ टैगोर एंड औरोबिंदो जी के दो कोट्स दिए हुए हैं, उनको हमें डिस्कस करना है. सो रविन्द्रनाथ जी का जो कोट था उसमें कहा गया है, इट रिफ्लेक्ट्स द आइडिया ऑफ मेंटेनिंग यूनिटी विद इन डाइवर्सिटी, सेलिब्रेटिंग द हार्मनी बिटवीन द वन यूनिटी एंड मैनी. सो रविन्द्रनाथ टैगोर जी कह रहे हैं कि हमें सेलिब्रेट करना चाहिए जो डाइवर्सिटी है हमारी, उस डाइवर्सिटी के बाद भी हम कैसे यूनाइटेड है, इस चीज को हमें खुशी खुशी सेलिब्रेट करना चाहिए और पीसफुली एक दूसरे के साथ रहना चाहिए. सो इट एक्सप्रेसेस अ डिजायर टू चेरिश द यूनिटी दैट बाइंड्स अस इवन व्हाइल अप्रिशिएटिंग द डिफरेंसेस अराउंड अस. सो ये कोट हमें ये बताता है कि कैसे हम यूनाइटेड हैं, कैसे एक दूसरे से बंधे हुए हैं और इस चीज को भी हम अप्रिशिएट कर रहे हैं. हम मानते हैं कि हम बहुत डाइवर्स हैं, हमारी डाइवर्सिटी कल्चर में, ट्रेडिशन में, सब में अलग है, फिर भी हम यूनाइटेड हैं. और अरबिंदो जी का जो कोट था, इट एम्फेसाइजेस दैट इंडिया स्ट्रेंथ लाइज इन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. इंडिया जो एक मजबूत राष्ट्र है या शक्तिशाली राष्ट्र है वो इसी बेसिस पे है क्योंकि हम इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी क्या है, यूनाइटेड है. ही सजेस्ट दैट इंडियाज नेचुरल आइडेंटिटी, स्वभाव एंड ड्यूटी, स्वधर्म आर रूटेड इन ब्रिंगिंग टुगेदर द डाइवर्स कल्चर, लैंग्वेज एंड रिलीजन इनटू अ यूनाइटेड होल. सो इंडिया की जो डाइवर्स कल्चर है, लैंग्वेज है और रिलीजन है, इसको हम अलग अलग ना मानते हुए, डाइवर्स होते हुए भी कैसे हम यूनाइटेड इसको सेलिब्रेट करते हैं, खुशी खुशी सेलिब्रेट करते हैं. यही इंडिया की नेचुरल आइडेंटिटी है, मतलब स्वभाव है, और यही धर्म है, स्वधर्म है, मतलब ड्यूटी है. तभी हम एक राष्ट्र के रूप में इतने अलग अलग होते हुए भी अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द नेशनल एंथम एंड इट्स ट्रांसलेशन इन द प्रिलिमिनरी पेजेस ऑफ दिस टेक्स्ट बुक. वेयर डू यू सी द डाइवर्सिटी एंड वेयर द यूनिटी? राइट 2 or 3 पैराग्राफ्स ऑन दिस. सो ये आंसर बड़ा होगा. आपको नेशनल एंथम आपके बुक के स्टार्टिंग में दिया होता है, वो आपको रीड करना है और इसके बारे में आपको बताना है कि डाइवर्सिटी उसमें आपको कहाँ दिखती है. सो नेशनल एंथम हाईलाइट्स इंडियाज ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी बाय मेंशनिंग डिफरेंट रीजन्स एंड रिवर्स सच एज पंजाब, बंगाल, यमुना रिवर. जब हम बोलते हैं कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंग. सो पंजाब, सिंध रीजन, गुजरात रीजन, मराठा रीजन, ये महाराष्ट्र जो रीजन है, द्रविड़ यानी साउथ इंडिया का जो रीजन है, बंग यानी बंगाल रीजन है. तो सारे ज्योग्राफिकल एरियाज की बात की गई है. उसके बाद अलग अलग नदियों के बारे में कहा गया है उसमें, है ना, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल, जलधि, तरंगा. जलधि यहाँ पे समुद्र जो इंडिया को नीचे तीनों तरफ से घेरे हुए हैं उनकी बात की गई है. सो इंडिया की ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी को जनगण मन दिखाता है, यह हमारे नेशनल एंथम बताता है. इट टॉक्स अबाउट पंजाब, गुजरात, द्रविड़ एंड मोर सिंबलाइजिंग द वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस, लैंडस्केप and people across the nation. This represents the vast variety of people, landscapes and tradition unified under one nation. Now select a few stories from Panchtantra and discuss how their message is still valid today. Do you know of any similar stories from your region? So Panchtantra की जो story है उससे हमें कैसे moral values मिलते हैं, कैसे messages मिलते हैं वो बताना है. So Panchtantra stories often convey lessons about wisdom, cooperation and morals that are still relevant today. आज के समय में भी रेलिवेंट है इनकी स्टोरी से जो हमें जानने को मिलता है. स्टोरीज लाइक मंकी एंड क्रोकोडाइल टीच द
वैल्यू ऑफ इंटेलिजेंस एंड रिसोर्सफुलनेस। एक कहानी है पंचतंत्र की, बंदर की और मगरमच्छ की। वो हमें वैल्यू सिखाते हैं कि कैसे इंटेलिजेंस, अगर आप अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप फंस सकते हैं बुरी तरीके से, है ना। तो ये सब चीजें हमें जानने को मिलती हैं। सो ये मंकी और क्रोकोडाइल की स्टोरी क्या है, यहाँ मैं आपको बता दूं। एक बंदर होता है, वो जामुन के पेड़ पे रहता है ना, कोई भी फल का पेड़ आप ले लीजिए। उसके पास एक मगरमच्छ आता है नदी में नीचे, है ना। सो वो क्या करता है, मगरमच्छ से दोस्ती कर लेता है बंदर, और रोज फल तोड़ तोड़ कर और उसको खिलाता जाता है। सो फल उसको बहुत मीठे लगते हैं मगरमच्छ को। एक दिन वो फल लेकर अपनी वाइफ के पास जाता है और अपनी वाइफ को कहता है कि मेरे दोस्त ने दिए हैं, खाओ। तो उसकी वाइफ खाती है तो कहती है ये तो बहुत मीठे हैं। अगर ये फल इतने मीठे हैं, जो बंदर इसको खाता है उसका दिल कितना मीठा होगा, उसका हार्ट जो है वो कितना मीठा होगा। तो मैं उस बंदर को खाना चाहती हूँ। अब मगरमच्छ कहता है नहीं, वो मेरा दोस्त है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन वाइफ के कहने पर वो मान जाता है और बंदर को लेने जाता है। अब जब बंदर को बहाने से ले तो आता है कि घर चलो, है ना, लेकिन रास्ते में उससे रहा नहीं जाता और वो बंदर को अपनी कहानी बता देता है कि मेरी वाइफ ने कहा है तुम्हें लेकर आने को, वो तुम्हारा दिल खाना चाहती है। तो बंदर कहता है बस इतनी सी बात, मैं तो ये कर दूंगा, लेकिन तुम्हें पहले बताना चाहिए था, मैं अपना दिल तो पेड़ पर रखा आया हूँ। फिर वो कहता है मुझे ले चलो, पेड़ से दिल लेकर मैं वापस आ जाऊंगा। सो जैसे ही मगरमच्छ उसको पेड़ के पास लेकर जाता है बंदर को, सो बंदर तुरंत पेड़ पर चढ़ जाता है और अपनी जान बचाता है। सो ये कहानी हमें क्या टीच करती है कि क्विक थिंकिंग और इंटेलिजेंस कितना जरूरी है डिफिकल्ट सिचुएशन में। ये भी तो हो सकता था बंदर घबरा जाता, है ना, और उसका दिमाग ही काम करना बंद कर देता, लेकिन उसने इंटेलिजेंटली सोचा कि अगर मैं ऐसा कहूं कि मेरा दिल पेड़ पर रखा है तो मैं बच सकता हूँ। सो इस तरीके की सीख हमें पंचतंत्र की कहानियों से जानने को मिलती है। नेक्स्ट है कलेक्ट अ फ्यू फोक टेल्स फ्रॉम योर रीजन एंड डिस्कस देयर मैसेज। तो जैसे मैंने आपको एक कहानी सुनाई, ऐसे ही आपके रीजन में कौन सी कहानी फेमस है वो आप पता करेंगे, सुनेंगे और सुनाएंगे एक दूसरे को, अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। फिर है इज देयर एनी एंशिएंट स्टोरी दैट यू हैव सीन बीइंग डिपिक्टेड थ्रू अ फॉर्म ऑफ आर्ट। इट कुड बी अ स्कल्पचर, अ पेंटिंग, अ डांस परफॉर्मेंस, अ मूवी। डिस्कस विद योर क्लासमेट। क्या आपने कोई जो प्राचीन स्टोरी है, कहानी है, उसको देखा है किसी भी आर्ट फॉर्म में दिखाते हुए, जैसे स्कल्पचर हो सकता है मूर्ति के रूप में या पेंटिंग के रूप में। अभी हमने एक पेंटिंग देखी थी चैप्टर में, उस तरीके से भी हो सकता है। मैनी एंशिएंट स्टोरीज आर रिप्रेजेंटेड इन वेरियस आर्ट फॉर्म। ऐसे बहुत से स्टोरीज हैं जिनको रिप्रेजेंट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल स्टोरी ऑफ रामा एंड सीता फ्रॉम रामायण इज ऑफन डिपिक्टेड इन ट्रेडिशनल पेंटिंग और डांस परफॉर्मेंस। इनको डांस परफॉर्मेंस के थ्रू, पेंटिंग्स के थ्रू दिखाया जाता है। ऐसे ही महाभारत की भी जो स्टोरीज हैं हैज आल्सो बीन एडेप्टेड इन मेनी पॉपुलर फिल्म्स एंड टेलीविजन सीरीज, ब्रिंगिंग दीज एंशिएंट एपिक्स इनटू मॉडर्न मीडिया। आजकल की जो सीरीज बनती हैं, टीवी सीरीज वगैरह, उसमें भी महाभारत और रामायण की कहानी को डिपिक्ट किया गया है। वो भी तो एक मीडियम ही है, आर्ट फॉर्म ही है ना। ये आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। नाउ डिस्कस इन क्लास द फॉलोइंग कोटेशन बाय इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू व्हेन ही ट्रैवल्ड टू मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। जो नीचे ये पैराग्राफ दिया गया है, ये हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनके द्वारा ये कोटेशन कही गई है। तो इस कोट में उन्होंने भारत को विजिट किया है इंडिपेंडेंस से पहले, उसके बारे में क्या बताया है, चलिए रीड करते हैं। एवरीवेयर आई फाउंड अ कल्चरल बैकग्राउंड which had exerted a powerful influence on their lives. The old epics of India, the Ramayana and Mahabharata, and other books in popular translation and paraphrases were widely known among the masses, and every incident and story and morals in them was engraved on popular mind and gave a richness and the content to it. Illiterate villagers would know hundreds of words by heart, and their conversation would be full of reference to them or to some story with a moral enshrined in some old classic. इस कोटेशन में वो क्या कहना चाह रहे हैं? He observed that India's old epics like the Ramayana and Mahabharata influenced daily life. जो रोजमर्रा की लाइफ है लोगों की, उसमें भी रामायण और महाभारत के इम्पैक्ट हमें देखने को मिलते हैं। These stories were passed down orally even among those who couldn't read, creating a shared cultural knowledge. जो लोग पढ़ नहीं सकते, उन लोगों ने भी इन कहानियों को बाय हार्ट कर लिया है, याद कर लिया है, और इसको ओरली ट्रांसमिट कर रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। तो ये क्या ट्रांसफर हो रहा है? कल्चर ही तो हमारा ट्रांसमिट हो रहा है ना, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। दिस गेव रिचनेस एंड मोरल डेप्थ टू कन्वर्सेशन एंड हेल्प बिल्ड यूनिटी अक्रॉस इंडियाज डाइवर्स पॉपुलेशन। ये क्या क्रिएट करती है? यूनिटी क्रिएट करती है, इतने डाइवर्सिटी के बावजूद भी, जो हम इंडिया में देख सकते हैं। विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद चैप्टर